हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। वह है एसिड रेन के बारे में, यानी कि अम्ल वर्षा के बारे में। ये अम्ल वर्षा क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बारिश किसे अच्छी नहीं लगती है? हम सभी को अच्छी लगती है। लेकिन अगर आसमान से ही तेजाब की बारिश होने लगे तो कैसा होगा? सोचिए, कितना खतरनाक होगा। ऐसा रियल में हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण होता है। चलिए इसके विषय में देखते हैं। आमतौर पर नॉर्मल बारिश का पानी जो है वह एसिडिक होता है। वो हल्का सा एसिडिक होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एसिडिक होता है। इसे मापने के लिए कोई सॉल्यूशन, कोई मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है, आप लोगों ने सुना होगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल नॉर्मली एक स्केल होता है जिसमें कि 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक लिखा होता है, अंकित रहता है, ठीक है। इसका बीच का वैल्यू रहता है 7। जिस सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से ज़्यादा रहता है वो बेसिक कहलाते हैं, और 7 से नीचे जो रहता है वो एसिडिक कहलाते हैं, ठीक है। एसिडिक मीन्स अम्लीय और बेसिक मीन्स क्षारीय, ठीक है। तो पीएच स्केल है, ये पीएच वैल्यू किसी भी अगर सॉल्यूशन का 0 से 7 के बीच रहता है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा अगर रहता है तो वो बेसिक होता है। यानी कि 7 से जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट, वो सॉल्यूशन है ना, एसिडिक होता जाएगा। 7 से अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता जाएगा वो ऑब्जेक्ट, वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। और 7 से जितना ज़्यादा किसी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा वो मटेरियल, वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, ठीक है। ये 7 जो है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, पीएच मान अगर 7 रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वह सॉल्यूशन क्या है, वो न्यूट्रल है, वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। एक प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर जो है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। लेकिन वर्षा के जल की बात करें तो वर्षा के जल का पीएच मान जो है वह 6 होता है, 6, ठीक है। बारिश के पानी का पीएच मान जो होता है 6 होता है। बारिश का पानी हल्का सा प्योर वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि 7 से ये 6 हो गया बारिश का पानी, ये एसिडिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये एसिड की थोड़ी सी मात्रा बारिश के जल में कैसे आती है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, नॉर्मली आप जानते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में तो बढ़ा हुआ है, आप जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। अभी तो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है CO2 की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में। और ये जब CO2 H2O के साथ मिलता है तो ये एसिड बनाता है। कौन सा एसिड? H2CO3, जिसे कि कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है, H2CO3, ठीक है। जब CO2 H2O के साथ रिएक्शन करता है, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वर्षा के पानी के साथ रिएक्ट करता है, मिलता है, तो मिल करके क्या बना देता है? H2CO3 बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। और ये कार्बोनिक एसिड बनने के कारण ही जो वर्षा का पानी जो धरती पर आता है ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू जो 6 हो जाता है, 7 से क्या हो जाता है? 6 हो जाता है,
ठीक है। तो ये हमने जाना कि क्यों आखिर बारिश का जल थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो 6 है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम, ये नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है, बारिश के पानी में 6 उसका पीएच वैल्यू होता है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू वर्षा के जल का अगर 4 के अप्रॉक्स में आ जाए, ठीक है, घट करके 4 के अप्रॉक्स में आ जाए, तब यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब ऐसा क्यों होगा? जब एसिड की मात्रा वर्षा जल में बढ़ जाएगी तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो घट करके 4 के लगभग में अप्रॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं, और जब कभी भी ऐसा होता है तो इसे ही हम लोग एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी कि बारिश के साथ एसिड का धरती पर आना ही अम्लीय वर्षा कहलाता है, एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे और क्या क्या कॉजेज हैं, इसके पीछे समझते हैं हम लोग। हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन के साथ साथ और भी गैसेस अवेलेबल है, जैसे कार्बन से कार्बन CO2 बना, ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन का जब रिएक्शन O2 के साथ होता है तो ये कौन सी गैस बनाती है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, ये कौन सी गैस बनती है हमारी? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब इसी NO2 का रिएक्शन H2O के साथ होता है तो कौन सा गैस बनता है? बताइए, कौन सा एसिड तैयार होता है? HNO3, जिसे कि नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। HNO3 जिसे कि नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और भी बात करें, सल्फर की बात करें, सल्फर यह भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। सल्फर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और जब यह सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा एसिड बनाता है? 1 मिनट। यह सल्फर डाइऑक्साइड जो बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड आगे फिर ऑक्सीडाइज्ड होकर के SO3 तैयार करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड तैयार करता है, और जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O के साथ मिलता है तो बनता है बहुत ही हानिकारक एसिड, बहुत ही डेंजरस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जितने भी एसिड अटैक्स वाले मामले होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड ही उनमें जिम्मेदार होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, अब इसकी बिक्री पर थोड़ी सी पाबंदी लगाई गई है, और मतलब कि एक सिस्टमेटिक क्रिएट किया गया है कि किस तरह से इसकी बिक्री की जाए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली अब नहीं मिलता है। ये बैटरी जल में भी यूज़ किया जाता है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो कौन सा एसिड बनाया? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। फिर ये आपका नाइट्रोजन O2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिला तो बना दिया HNO3, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से ये आगे ऑक्सीडाइज्ड होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फिर रिएक्शन जब जल के साथ होता है, वाटर के साथ होता है, तो ये H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसे आमतौर पर अब इसकी बिक्री में थोड़ी सी कटौती की गई है। ऐसे बैटरी जल में इसका यूज़ किया जाता है, बैटरी एसिड में, लेकिन पहले जो है बहुत ही इसका यूज़ होता था एसिड अटैक में। अब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि इन एसिड्स का क्या रोल है। आपने क्या देखा? आप यहाँ देख रहे हैं कि CO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है H2CO3, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा NO2 H2O के साथ रिएक्ट करके बनाता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। और फिर हमने देखा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। जब ये समझिए, ये इतने घातक एसिड जब वाटर के साथ जब इतने घातक जब ये सब ऑक्साइड जब मिलते हैं वाटर के साथ तो ये एसिड तैयार होता है, और ये कितने घातक होते हैं, और इनके ये बारिश के साथ हमारी धरती तक पहुंचते हैं।
अगर ये अब ये जब बारिश के साथ हमारी धरती तक पहुंच रहे हैं तो इसी का नाम दिया गया है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब चलिए, ये जो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट है इसे दिया था प्रोफेसर रॉबर्ट ऑगस्ट ने। प्रोफेसर रॉबर्ट ऑगस्ट ने दिया था। कब दिया था, कब दिया था ये कॉन्सेप्ट? 1872 में। 1872 में प्रोफेसर रॉबर्ट ऑगस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड रेन का। ठीक है, उन्होंने ही बताया था इस एसिड रेन के बारे में। और यहाँ जो मैंने पीएच स्केल के बारे में लिखा है, ये पीएच स्केल का कौन से डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन ने। आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव देखिए तो सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हम ह्यूमन बींग्स पर पड़ता है, मानव जाति पर पड़ता है। ठीक है, इसके कारण हमारे किस पे, हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज बहुत सारी हमें हो सकती है। इसके साथ ही हमारे स्किन डिजीजेज भी होने की संभावना रहती है, स्किन कैंसर वगैरह होने का खतरा रहता है, ये एसिड रेन की वजह से। इसके साथ ही देखें, इसका जो प्रभाव पड़ता है वह एक्वाटिक स्पीसीज है ना, जो जलीय जीव जंतु हैं, जो जलीय प्रजातियां हैं, उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप सिंपल समझिए कि अगर एसिडिक वाटर अगर धरती पर आता है तो ये जनरली जाएगा कहाँ? सभी तो लो जो डाउन लैंड एरिया हैं, जो नीचे हैं, आखिरकार फाइनली कहाँ? समुद्र में, तालाब में से होते फाइनली ये सी लेवल तक ही जाता है, समुद्र में। तो यह समझिए कि उसमें मछलियाँ वगैरह रहती हैं, तो उन सबों में जब ये एसिड पहुँचेगा, ये सब खतरनाक एसिड, तो वो मछलियाँ जो है धीरे धीरे मरने लगती हैं। इनके साथ ही जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो यूजफुल जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पर भी असर पड़ जाता है, तो ये इनके लिए भी खतरनाक होती है। इसके साथ हम बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो यह है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। हमारे साथ साथ जो क्रॉप्स हैं, खेतों में जो फसल हमारी लहलहा रही है, उन पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो सब एसिड की वजह से पूरी तरह जलने लगते हैं। ठीक है, और जो फसल होती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है ये एसिड रेन। उसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। बच्चों, आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना होगा। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है हमारा ताजमहल, जो आगरा में सिचुएटेड है, यमुना नदी के तट पर। ये ताजमहल, अगर आप कभी आगरा गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, हो सकता है आप आगरा से बिलोंग करते होंगे तो आप जान रहे होंगे, या आप घूमने गए होंगे तो देखा होगा। ताजमहल का जो कलर पहले था, अब इसमें चेंजेस आ रहा है। हमारा ताज जो है वो हल्का हल्का पीला पड़ रहा है। इसका कारण भी यह एसिड रेन है। जो दुनिया में हमारी पहचान बनाए हुए है हमारा ताजमहल, उसका कलर भी इससे अफेक्टेड हो रहा है, ये एसिड रेन की वजह से। इसके ताजमहल का जो दुधिया वाइट है, ताजमहल का मार्बल, वो अब हल्का हल्का पीलेपन का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये बना देते हैं। तो आगरा के आसपास जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने बैन किया है, और 10,000 किलोमीटर, अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर के रेडियस में हर तरह की
फैक्ट्रीज वगैरह बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और जो पहले से सिचुएटेड है कुछ फैक्ट्रियां, है ना, उनको भी कहा गया है कि कम से कम इन हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम से कम करें। तो ये इन फैक्ट्रियों के कारण ही, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं जिनमें कि SO2 और NO2 की अधिकता पाई जाती है, इनके कारण ही ताजमहल का कलर भी डैमेज हो रहा है और कलर भी हल्का पीलेपन का शिकार हो रहा है। तो एसिड रेन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर भी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को कम से कम पॉल्यूटेंट्स फैलाना चाहिए। इसके साथ ही हम ह्यूमन बींग्स, हमारी मानव जाति का ही ये कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को, इस एसिड रेन को रोकने के लिए हम जितना कम पॉल्यूटेंट्स हम फैलाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जो फैक्ट्रीज वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं, उन फैक्ट्रीज को हमें रोकना होगा। ये बंद तो नहीं किया जा सकता है, पर इनकी जो वर्किंग आवर है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। हमें इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को कम करना होगा। इसके साथ ही अगर जितना ज़्यादा हो सके तो इको फ्रेंडली गैसेस का यूज़ करना, जैसे कि CNG वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा कम से कम पोल्यूशन हो और इस तरह की जो बहुत बड़ा खतरा है हमारी मानव जाति पर, एसिड रेन, इससे बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।